अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। जो मेरा वैनगार्ड का स्पेस इनोवेटर्स ईटीएफ था, उसने पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 95% रिटर्न दिया। आप कह सकते हैं पैसा डबल कर दिया सिर्फ एक साल के अंदर। लेकिन पिछले एक महीने के अंदर वो 35% नीचे गिर चुका है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो हीरो से ज़ीरो हो गया, और ऐसे हालात में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज इस पर बात करते हैं। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं गिरा क्यों। ये जो स्पेस इनोवेटर्स हैं, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। जैसा कि मैंने फ़र्स्ट वीडियो में बात की थी कि आर या पार वाली बात है कि ये हो सकता है ये टेक्नोलॉजी क्लिक कर जाए, अभी अर्ली स्टेज पर है इनोवेशन के, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, लेकिन रिस्की भी है। अगर नहीं क्लिक करते तो लॉस भी हो सकता है। तो बहरहाल इस वक्त जो रीज़न नज़र आ रहे हैं, जो एक क्विक रिसर्च मैंने की उससे ये पता चल रहा है, एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसके अंदर ज़ाहिर है, जब क्योंकि 95% प्रॉफिट आ गया था, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो ईटीएफ हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें से निकलते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये ओवर वैल्यूड हो गया, यानी इसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितना इसको लोगों ने ख़रीद लिया, तो शायद ओवर रेटेड है और अब यहाँ से किसी भी टाइम गिर सकता है, तो वो प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं। या शायद उनको लगता है कि ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बन गया, अब निकलो इसमें से। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसके अंदर। एक तो ये बड़ा रीज़न था, लोगों ने सेल किया जिसकी वजह से ये गिरा। दूसरा एक मेजर रीज़न था, इसमें एक मैक्रो रोटेशन हुई है मार्केट के अंदर, नॉट जस्ट दिस ईटीएफ। और वो ये कि जो फेडरल रिज़र्व यानी अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, उसके चेयरमैन ने जो भी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी शायद पहली अपीयरेंस थी, उसके अंदर जो रीडिंग है लोगों की वो यही है कि इंटरेस्ट रेट को ये बंदा बढ़ा के रखेगा, यानी ऊंचा रखेगा या मज़ीद बढ़ाएगा। ऐसा होना जो है बेसिकली डबल नेगेटिव है स्पेस इनोवेटर्स के लिए। एक तो ये कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो लोग जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का चांस होता है, साइकिल टर्न होती है, तो जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, यानी जो फ़ंड्स के बड़े बड़े फ़ंड्स जो होते हैं, उनके जो पैसे हैं, अमीरों का पैसा, वो निकलता है फिर इस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट से, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। और फिर वो जाता है सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरह, यानी डॉलर तगड़ा हो जाता है तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, यूएस ट्रेजरी वगैरह, उसमें वो चले जाते हैं, क्योंकि बगैर किसी रिस्क के उनको नज़र आ रहा होता है यार 4-5%, 6% प्रॉफिट तो वहाँ भी मिल जाएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। तो ये तो एक नेगेटिव हो गया। दूसरा नेगेटिव ये हो गया कि वाकई अगर इंटरेस्ट रेट यहीं पे रहते हैं जिस लेवल पर है और मज़ीद बढ़ते हैं, जैसा कि उसने हिंट दिया फेड चेयर ने, तो उस सूरत में इनके लिए, स्पेस इनोवेटर्स के लिए, ये एक और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं जो अपनी इनोवेशन की अर्ली स्टेज पर हैं। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, अर्ली ब्रेक थ्रू होता है, तो शुरू में उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, और टाइम लगता है इनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने में। तो जब तक वो नहीं होता, वो 4 साल लगे, 5 साल, 7 साल, तब तक इनको पैसे चाहिए ग्रोथ के लिए, और एग्रेसिव ग्रोथ करते हैं। तो ये पैसे ज़ाहिर है उठाने का एक तरीका होता है, आप एक्विटी मार्केट जाते हैं, आईपीओ करते हैं, जैसे स्पेस एक्स ने किया। फिर दूसरा तरीका होता है आप उधार वगैरह उठाते हैं, यानी बैंक्स के जाके लोन लेते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो उधार उठाने वाला पार्ट है वो महंगा हो जाता है, यानी इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर $1 अरब का रॉकेट स्लैब, जो कि इसमें से एक टॉप होल्डिंग है इसी ईटीएफ में, अगर फ़र्ज़ करें वो $1 अरब का कर्ज़ा उठाती है, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो साल में $100 मिलियन तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट में पे करने होंगे, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये कॉस्ट बढ़ने से ऑब्वियसली इनकी अर्निंग्स मुतासर होंगी। और अगर पैसा बर्न कर रहे हैं ये, क्योंकि कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस मॉडल्स हैं इनके, तो पैसा अगर ये ज़्यादा बर्न कर देते हैं, जो एक्विटी वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि जो आपको कर्ज़े देगा वो उसका पहला राइट होता है। अगर कंपनी जो है उस पैसा ख़त्म हो रहा है उसके पास, तो उसके जो एसेट्स हैं उसके ऊपर उनका पहला राइट होता है। ऐसी सूरत में जो एक्विटी होल्डर्स हैं, यानी मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, उनकी सारी की सारी जो एक्विटी है वाइप आउट हो सकती है। तो ये रिस्क होता है। तो ये डबल नेगेटिव रहा इसके लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो एक तो ऑब्वियसली जो रोटेशन ऑफ institutional money away from risky assets like space innovators towards US ट्रेजरी या फिक्स इनकम, जो कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं। दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये गिरा। अब आगे क्या होगा, देखें, ये तो प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने पहली वीडियो की थी तफसीली, उसमें मैंने बात की थी, और अभी भी मेरा व्यू चेंज नहीं है इनके हवाले से, वो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि ये रिस्की है, कंसंट्रेशन रिस्क। एक तो एक छोटे सेक्टर में 25-26 कंपनीज़ है, पता नहीं 28 हैं, उसमें आप रिस्क ले रहे हैं। तो अगेन मैंने उस वक्त कहा था मैं 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। मेरा इस वक्त से एक्सपोजर बढ़ के 10 से मेरा इस वक्त एक्सपोजर बढ़ के 10 से तकरीबन आप कह लें 11%, या शायद उससे भी थोड़ा ऊपर ही हो चुका है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ डिप्स ख़रीदे। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में
अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है, यानी आप चाहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हर साल 3-4% हो रही है तो आपको 7-8% रिटर्न आता रहे, यानी कि आपको 4-5% जो है वो इन्फ्लेशन से आप आगे ही रहें और आप उसमें खुश हैं। ये होती है वेल्थ प्रिजर्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको 5% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। कोई थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो तो 7-8% ले ले, ठीक है, क्योंकि अगर आप 3-4% इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं तो आप इस तरह से देखें। दूसरा ये कि अगर ये सारा वाइप आउट भी होता है तो आपको 5-6% का ही नुकसान होगा। बाकी आपका अगर 90% प्लस इन्वेस्टेड है यूएस स्टॉक मार्केट में अदर दैन स्पेस इनोवेटर्स या यूके स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ से वो बैलेंस हो जाएगा। होपफुली 5 साल में उधर से इतना रिटर्न आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं कि नहीं मुझे वेल्थ सिर्फ प्रिजर्व नहीं करनी, मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप ये रिस्क लेने को भी तैयार हो जाएं कि आर या पार। यानी अगर तो ये प्ले आउट करता है थीम स्पेस इनोवेटर्स का, और कर सकता है। देखें इसके अंदर जो बुल केस है वो ये है कि इसमें इमेंस ग्रोथ आ सकती है। इसकी आप मार्केट्स चेक करें, ये टेलीकॉम ऑपरेटर जो बड़े बड़े हैं यूएस के और यूके वगैरह के, उनको ये टफ़ टाइम दे रहे हैं क्योंकि टेलीकॉम्स मार्केट के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा इनका जो है वो क्लाइंट हो सकता है। हमने रिसेंटली देखा कितनी डिमांड थी इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स की। जो यूएस ईरान वॉर आई डोंट नो ख़त्म हुई है नहीं हुई, बहरहाल जो रीसेंट इसका मशीज़ हुआ है उसके अंदर हमने देखा कितनी इंपॉर्टेंट थी ये टेक्नोलॉजी अर्थ मॉनिटरिंग वगैरह के हवाले से। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो दोनों बातों के लिए तैयार हैं। अगर वेल्थ प्रिजर्व करनी है लॉन्ग टर्म में तो 5%, 7%, 8% इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक्सपोजर इस ETF के अंदर। बट अगर कोई रिस्क लेने को तैयार है कि ठीक है यार सारे पैसे जाते हैं तो जाएं, लेकिन अगर ये मेरी रिसर्च सही साबित हुई और ये स्पेस इनोवेटर्स जो है ये कामयाब हो गया, इन्होंने डिलीवर किया, तो ये जो 100% की साइकिल आई थी एक साल के अंदर इस तरह की फिर आ सकती है। हो सकता है इससे बड़ी साइकिल भी आ जाए, 100% से ज़्यादा रिटर्न भी दे दे, तो उस वक्त मैं जो है वो मज़े में हूँगा क्योंकि ये मैंने रिस्क लिया था। बट दोनों बातें हो सकती हैं, पैसा डूब भी सकता है और अच्छा प्रॉफिट भी आ सकता है। तो जो आपका गोल होगा उस हिसाब से एक्सपोजर लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। और मैंने इसलिए भी की कि ऑलरेडी इस पर मैं पास में बात कर चुका हूँ और अभी ये गिर रहा है, तो मुझे लगता है इस पर अपडेट देना ज़रूरी थी। और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।